हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। मेरा नाम प्रीतेश सर है। मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। हमारा अभी 12 नंबर का चैप्टर एटॉम्स चल रहा है। ये हमारा दूसरा लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने 6-7 थियरी ली है। बाकी सब थियरी आज के लेक्चर में हम खत्म करने वाले हैं। तो आगे का वीडियो अभी नहीं देखा है तो वो मैंने प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, वहां से आप ले सकते हो। और ये जो भी हैंड रिटन नोट्स है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है, तो वहां से आप ले सकते हो। ओके। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये वीडियो सब्सक्राइब करना है। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो ये वीडियो आपको आपके फ्रेंड सर्कल में भेजना है और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलना है। ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो आपको लाइक, कमेंट और दूसरे के साथ सब्सक्राइब जरूर 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 करवाना है। ओके। अच्छा, तो आज हम थियरी शुरू करते हैं। ये इंपॉर्टेंट वाली थियरी है। क्या है? ऑब्टेन द फॉर्मूलास ऑफ रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट एंड द टोटल एनर्जी। हमें दो फॉर्मूला डिराइव करनी है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के लिए रेडियस की फॉर्मूला और टोटल एनर्जी के लिए फॉर्मूला। टोटल एनर्जी के लिए फॉर्मूला ई की फॉर्मूला डिराइव करनी है और रेडियस की फॉर्मूला हमें यहाँ पर आर की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो, इसके लिए क्या करना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स, ऐसा लेना है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यानी mv² अपॉन आर, ये फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक फोर्स यानी के Q² अपॉन आर स्क्वायर। Q² यानी Q1 इंटू Q2। Q1 भी इलेक्ट्रॉन है, Q2 भी इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन ही है यहाँ पर ऑर्बिट में। तो E इंटू ई स्क्वायर, और K की वैल्यू रखी है 1/4πε0 कूलम कांस्टेंट। ओके। दोनों तरफ से 1r कैंसल। अब क्या करना है, यहाँ पर एक आर बचा, आर को इस तरफ ला दो और ये सब नीचे की ओर ले जाओ। तो ये ऊपर E² है, 4πε0 है, mv² नीचे गया और एक आर जो बचा था वो इस तरफ आ गया। ये भी लिख सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर 1/4πε0 की जगह आप के लिख सकते हो, कूलम कांस्टेंट के। तो ke² अपॉन mv², ये और ये दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप लिख सकते हो। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स की फॉर्मूला है mv² अपॉन आर। इलेक्ट्रिक फोर्स के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 Q2 दोनों इलेक्ट्रॉन है तो ई चार्ज उसका, तो E²। ओके। यहाँ पर के की वैल्यू 1/4πε0। ओके। अब यहाँ पर एक एक आर कैंसल हो गया, एक आर बचा, वो इस तरफ आ गया, mv² नीचे आ गया। 1/4πε0 की जगह आप के लिख सकते हो, ke² अपॉन mv²। दो इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होता है उसका भी चार्ज ई, तो ऐसा भी हो सकता है। यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके। अब ये रेडियस की पहली वाली फॉर्मूला आ गई। अब हमें क्या करनी है, टोटल एनर्जी के लिए फाइंड करना है। तो फिर से ये लिखना है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स यानी mv² अपॉन आर, ये वही का वही लिखा है, 1/4πε0 E² अपॉन आर स्क्वायर। वन टाइम आर कैंसल। यहाँ पर mv² है, दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि यहाँ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। 1/2 mv² यानी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला। तो दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई किया, साइड में लिखना है, यहाँ पर लिखना है तो लिख सकते हो। यहाँ पर 1/2, यहाँ 1/2 मल्टीप्लाई करो, 1/4 है और 1/2 मल्टीप्लाई करोगे तो 1/8πε0, नीचे एक आर बचा और E²। इसको के लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला मिल गई। पोटेंशियल एनर्जी उससे डबल होती है, डबल यानी यहाँ 8 है तो यहाँ 4, ये डबल है, ये डिवाइड में है ना। आप ऐसा सोचते हैं कि 8 से ये तो आधा हो गया, अरे आधा नहीं, ये तो डिवाइड में है, तो आधा नहीं है, ये तो डबल हो गया। ओके। इन शॉर्ट यहाँ 8 है, यहाँ 4, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज वो इलेक्ट्रॉन को बाउंड करके रखती है,
इसलिए वो नेगेटिव होती है। अब टोटल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लिखी, ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लिखी, माइनस है 1/8 टाइम्स में से 1/4 टाइम्स जाएगा तो -1/4 टाइम्स रहेगा, ये -1/4 टाइम्स स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन 0 r, ये आ गया। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट वाली है, आप इसको आईएमपी लिख सकते हो। ओके, इसके बाद थोड़ा ठीक करके भी लिख सकते हो आप। ओके, इसके बाद वाली दूसरी थियरी, एक्सप्लेन एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। दो टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं, एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। कब क्या होता है, एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम में फोटोन एमिट होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में फोटोन एब्जॉर्ब होता है। कब और कैसे? व्हेन एन एटॉमिक गैस इज एक्साइटेड एट अ लो प्रेशर, जब एटॉमिक गैस को लो प्रेशर से एक्साइट करते हैं बाय पासिंग एन इलेक्ट्रॉन थ्रू इट, जब एटॉमिक गैस में से इलेक्ट्रॉन को पास करते हैं लो प्रेशर पर, तो वो गैस एक्साइट होता है। ओके, प्रोसेस करने के लिए तैयार होता है और क्या करता है, द एमिटेड रेडिएशन हैज अ स्पेक्ट्रम, तब उसको क्या मिलता है, एक रेडिएशन एमिट होता है जो स्पेक्ट्रम बनाता है। ओके, विच कंटेन्स सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंथ ओनली, जिसमें उस टाइप का जो स्पेक्ट्रम बनता है उसमें स्पेसिफिक टाइप की वेवलेंथ ओनली दिखाई देती है, विच इज कॉल्ड एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। क्लियर हो गया? अब यहाँ, अब जो ये एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम में जो रेडिएशन क्रिएट होते हैं वो ब्राइट लाइट होती है। यही इट कंटेन्स ब्राइट लाइंस ऑन अ डार्क बैकग्राउंड, डार्क बैकग्राउंड होता है और ब्राइट लाइंस क्रिएट होती है। बाय यूजिंग द स्टडी ऑफ इट, अगर हम इसका यूज करते हैं, इसका स्टडी करते हैं तो हमें क्या फायदा मिलता है, वी कैन आइडेंटिफाई ऑफ गैस, किस टाइप का वो गैस है, जो एटॉमिक गैस में से हमने इलेक्ट्रॉन पास किया वो किस टाइप का गैस है वो हम पता लगा सकते हैं। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम किसे बोलते हैं, व्हेन व्हाइट लाइट पासिस थ्रू अ गैस, जब गैस में से व्हाइट लाइट पास करते हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन को पास करते थे, व्हाइट लाइट को यहां पर पास करना है, एंड वी एनालिसिस द ट्रांसमिटेड लाइट, लाइट जो ट्रांसमिट करते हैं हम उसमें पास करते हैं, उसका ऑब्जर्व करते एनालिसिस करते हैं यूजिंग अ स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर से उसका एनालिसिस किया जाता है। तो क्या हमें मिलता है, क्या जानने को मिलता है, वी फाइंड डार्क लाइंस, यहाँ ब्राइट लाइंस थी, यहाँ पर डार्क लाइंस इन द स्पेक्ट्रम विच इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द मटीरियल ऑफ द गैस। तो यहाँ ब्राइट लाइंस क्रिएट होती है, यहाँ डार्क लाइंस क्रिएट होती है। ओके, अच्छा, उसके बाद एक्सप्लेन एमिशन लाइंस एंड एब्जॉर्प्शन लाइंस, वहां पर स्पेक्ट्रम थे, एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम थे, यहां पर एमिशन लाइंस एंड एब्जॉर्प्शन लाइंस है, तो ये दो क्वेश्चन मिक्स ना हो जाए, प्रॉपर्ली तैयार करना है। व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट फ्रॉम अ हायर एनर्जी स्टेट टू अ लोअर एनर्जी स्टेट, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में से लोअर एनर्जी लेवल में जाए तब क्या होता है, देन फोटोन इज एमिटेड, तब फोटोन एमिट होता है, यहां एब्जॉर्ब होगा, यहां फोटोन क्या होता है, एमिट होता है, फोटोन इज एमिटेड, और यहां क्या होता है, फोटोन इज एब्जॉर्ब्ड। ओके, फोटोन इज एमिटेड एंड अकॉर्डिंग दैट कलर ब्राइट लाइंस ऑल्सो आर क्रिएटेड, यहां ब्राइट लाइंस क्रिएट होती है विच आर कॉल्ड एमिशन लाइंस, यहाँ फोटोन एमिट होता है और ब्राइट लाइंस एमिट होती है। यहाँ पर व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू द हायर एनर्जी स्टेट, यहाँ हायर में से लोअर में जाती है तब फोटोन एमिट होता है, यहाँ लोअर में से हायर में इलेक्ट्रॉन जाता है
तो फोटोन इज एब्जॉर्ब एंड अकॉर्डिंग दैट डार्क लाइंस आर क्रिएटेड। यहाँ ब्राइट लाइंस थी, यहाँ कलर ब्राइट लाइंस थी, ओके, और यहाँ डार्क लाइंस क्रिएट होती है, विच आर कॉल्ड एब्जॉर्प्शन लाइंस, ओके। अच्छा, उसके बाद एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रुदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल दिया उसमें कौन कौन सी लिमिटेशंस है? तो दो लिमिटेशंस है। पहली, इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। वो ऐसा बोलता है कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है एंड परफॉर्म्स एन एक्सेलरेशन मोशन, और वो एक्सेलरेशन मोशन कंटेन करता है। थस अगर ऐसा होता है तो सच एन एटम कैन नॉट बी स्टेबल। अगर एक्सेलरेटेड मोशन हो तो वो स्टेबल नहीं हो सकता, तो यहां पर वो गलत हो जाता है, इसलिए इसको हम उसकी लिमिटेशंस बोलते हैं। दूसरा, एज द इलेक्ट्रॉन्स स्पाइरल इनवर्ड्स, स्पाइरल यानी लाइक जलेबी, अंदर 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 अंदर, जैसे सर्कुलर मोशन करेंगे आप अंदर 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 जाते जाओगे, ओके। एज द इलेक्ट्रॉन स्पाइरल इनवर्ड्स देयर एंगुलर वेलोसिटीज एंड फ्रीक्वेंसीज वुड चेंज। उसकी एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों चेंज होती रहेगी कंटिन्यूअसली, एंड सो विल द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड, और उसी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग यहां पर लाइट एमिट होगी, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन टू द लाइन स्पेक्ट्रम। वो लाइन स्पेक्ट्रम से कॉन्ट्राडिक्ट है। यहां पर कॉन्ट्राडिक्ट क्यों है कि यहां पर लाइट कब एमिट होती है? जब इलेक्ट्रॉन अंदर 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 जाता है, और जो स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम है उसमें तो हमने ऐसा बोला था कि एटॉमिक गैस में से इलेक्ट्रॉन पास करते हैं तब होता है, तो वो कॉन्ट्राडिक्शन अलग तरीके से ये क्रिएट होता है, तो यहां पर भी वो प्रूव नहीं कर पाता, यहाँ गलत हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है उसका। दीज टू आइडियाज आर नॉट सफिशिएंट टू एक्सप्लेन द एटॉमिक स्ट्रक्चर। दीज टू लिखना है तो टू लिख सकते हो, दीज टू these two ideas are not sufficient to explain the atomic structure, okay। चलो उसके बाद वाली थियरी, राइट बोर्स 3 पोस्टुलेट। मेरे तरफ से 100% तैयार रखना, ये वाली मेरी तरफ से 100% मोस्ट आईएमपी, ओके। इसको इस चैप्टर का बिग बॉस बोल सकते हो। 3 आइडेंटिटीज है, 3 पोस्टुलेट्स है, ओके। ईच एटम हैज सर्टेन डेफिनेट स्टेबल स्टेट्स। हर एक एटम को डेफिनेट स्टेबल स्टेट्स होता है, इन विच इट कैन एग्जिस्ट, जहां पर वो एग्जिस्ट होता है, एंड ईच पॉसिबल स्टेट्स हैज डेफिनेट टोटल एनर्जी, और हर एक डेफिनेट स्टेट को टोटल एनर्जी होती है, डेफिनेट टोटल एनर्जी होती है। दिस आर कॉल्ड द स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ एन एटम। उसको हम उस एटम का स्टेशनरी स्टेट्स बोलते हैं, ओके। दूसरा पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन दोस ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन ऐसी ही ऑर्बिट में घूमेगा, न्यूक्लियस के अराउंड ऐसी ही ऑर्बिट में घूमेगा जहां फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम यानी L is the sum integral multiple यानी n, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपन 2 पाई, यानी इंटीग्रल मल्टीपल यानी n, nh अपन 2 पाई। देखो L इज इक्वल टू nh अपन 2 पाई, वहां पर h क्या है? h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन ऐसी ही ऑर्बिट में घूमेगा जिस ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम h अपन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल यानी होल नंबर मल्टीप्लाई करने से जो L आता है वैसा L होना चाहिए। L यानी कैपिटल L यानी एंगुलर मोमेंटम। थर्ड, एन इलेक्ट्रॉन might make a transition from one of its specified non-radiating orbits to another of lower energy।
यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट हो सकता है हायर एनर्जी में से लोअर एनर्जी लेवल में, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए, नॉन रेडिएटिंग। जब वो हायर एनर्जी लेवल में से लोअर एनर्जी लेवल में आए तब एनर्जी रेडिएशन क्रिएट नहीं होना चाहिए। ओके, व्हेन इट सो डज, जब ऐसा होता है, अ फोटोन इज एमिटेड हैविंग एनर्जी इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। जब वो हायर एनर्जी लेवल में से लोअर एनर्जी लेवल में आता है, यानी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट, तो दोनों स्टेट का जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसके अकॉर्डिंग यहां फोटोन, उसी एनर्जी का फोटोन एमिट होता है। ओके, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड फोटोन इज देन गिवन बाय, अब वो जो फोटोन क्रिएट होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो, उसको हम इस तरह से दर्शा सकते हैं, लिख सकते हैं, एच न्यू इज इक्वल टू ई आई माइनस ई एफ, इनिशियल स्टेट एनर्जी फाइनल स्टेट एनर्जी दोनों का डिफरेंस, और यहाँ एच न्यू। ओके, न्यू यानी फ्रीक्वेंसी। तो ये 3 पोस्टुलेट है मेरे तरफ से, ये पूरे चैप्टर में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट तीनों जो पोस्टुलेट है वो आपको याद रखनी है। उसके बाद बाय यूजिंग आर एन इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है रेडियस वाली, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई एम स्क्वायर, इसका यूज करके एन इज इक्वल टू माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रोवोल्ट ये प्रूव करना है। तो पहले तो ये दे दिया है आर एन की फॉर्मूला इक्वेशन 1। अब देखो ये एन की फॉर्मूला लानी है, ये एन की फॉर्मूला ये जनरल हमें पता है, बुक में दी है एनसीईआरटी में, एन इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0 आर एन। ओके, ये जनरल वो हमने आज टोटल एनर्जी वाली फॉर्मूला डिराइव की ना, अब वही है पहली थियरी में। फर्स्ट वाली थियरी में जो हमने प्रूव किया ना, ये फर्स्ट वाली थियरी, हाँ, तो ये जो हमने प्रूव किया ना, ओके, 8, हाँ ये वाला लिया है काइनेटिक एनर्जी वाला ई। ओके, यहां पर तो 4 है टोटल एनर्जी, लेकिन हमने यहाँ पर ई एन इज इक्वल टू कौन सा लिया है, ये वाला स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0 आर एन। देखो हम कौन से नंबर पर थे, 6 नंबर पर, हाँ, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पर ई एन की फॉर्म हमने वहां जो प्रूव की वहां पर टोटल एनर्जी थी, यहाँ एन एनर्जी लेवल की एनर्जी है, टोटल नहीं है, तो वहां पर 4 था, यहाँ पर 8 है, माइनस स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0 आर एन। अब यहाँ आर एन की वैल्यू रख देनी है, अपॉन में है ना तो उल्टा करके लिख दो, ये तो लिखना ही है माइनस स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0, आर एन की वैल्यू यानी उल्टा करके लिख दिया। अब क्या कैंसिल होता है देखो, तो यहाँ पर पाई पाई कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा, माइनस एम ई रेस टू 4 स्क्वायर स्क्वायर यानी माइनस एम ई रेस टू 4 अपॉन में 8 एच स्क्वायर, देखो यहाँ 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर, ये एप्सिलॉन 0 और ये एप्सिलॉन 0, 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर और 1 अपॉन एन स्क्वायर साइड में लिखा। अब इसमें से ये जो है 1 अपॉन एन स्क्वायर रहने दो, ये जो पूरा वैल्यू है इसकी पूरी वैल्यू 13.6 है इलेक्ट्रोवोल्ट, तो इसकी जगह पर रख दो, माइनस तो वही का वही, इसकी जगह 13.6 और अपॉन में एन स्क्वायर इलेक्ट्रोवोल्ट, हो गया प्रूफ। ओके, उसके बाद ये एक्सप्लेन एनर्जी लेवल्स, ये सब एनर्जी लेवल्स है, ये ग्राउंड स्टेट है जिसको हम एन इज इक्वल टू 1 से इंडिकेट करते हैं, तब उसकी एनर्जी कितनी होती है, माइनस 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। जब ये सब एक्साइटेड स्टेट है, एन इज इक्वल टू 2 यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एन इज इक्वल टू 3 यानी सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये एन इज इक्वल टू 4 यानी थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो इसकी एनर्जी कितनी है, माइनस 3.40, इसकी माइनस 1.51, इसकी माइनस 0.85, और ऊपर जाने से धीरे धीरे डाउन होते होते 0 हो जाएगी, ये आपको याद रखनी है। ओके, अब यही यहाँ पर लिखा है, एनर्जी ऑफ एन एटॉम इज द लीस्ट, यहाँ सबसे कम है, उसके बाद ग्रेजुअली बढ़ती जाएगी, ये बढ़ती, आपको नंबर छोटा लगता है लेकिन ये माइनस है यानी बढ़ती है वैल्यू। ओके,
यहां पर सबसे लिस्ट होती है, एनर्जी ऑफ एन एटॉम इज द लिस्ट व्हेन इट्स इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के से सबसे जो क्लोजेस्ट ऑर्बिट है उसमें जब रिवॉल्व करता है, तब उसके पास लिस्ट यानी सबसे कम एनर्जी होती है, जिसको हम n इज इक्वल टू 1 स्टेट बोलते हैं, यानी E1 इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है। अभी हमने फॉर्मूला डिराइव की थी, En इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर। तो यहाँ n की जगह 1 लिखो तो अपॉन में 1 स्क्वायर, यानी अभी इसके आगे प्रूव की ना हमने ये, तो यहाँ पर 1 लिखो, E1 इज इक्वल टू यहाँ 1 स्क्वायर यानी -13.6 हुआ। देखो अब इसकी बात करते हैं। ओके, अब अभी ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं। इट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट, इसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। द मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड, इसका मतलब क्या है, अगर यहां से किसी इलेक्ट्रॉन को फ्री होना है तो +13.6 मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए। ओके, तो वही लिखा है, therefore the minimum energy is required to free the electron from the ground state of the hydrogen atom is +13.6 electrovolt. It is called ionization energy of the hydrogen atom. इसको हम ionization energy भी बोल सकते हैं। अब उसके ऊपर जैसे जैसे जाते हैं n इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, तो ग्रेजुअली इसमें क्या होती है, ज्यादा एनर्जी लेवल, एनर्जी की वैल्यू क्या बढ़ती जाती है। एनर्जी इज प्रोग्रेसिवली लार्जर इन द आउटर ऑर्बिट, यानी ये एक्साइटेड स्टेट, like n is equal to 2, 3 dash dash dash, they are called excited states. n is equal to 2 के लिए, अब n is equal to 2 के लिए कितनी एनर्जी है, -3.40 इलेक्ट्रोवोल्ट। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाना है तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करो। देखो -13.6 में से ये निकालो, इसमें से ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी है, बड़ी में से छोटी माइनस करो, -3.40 में से ये निकालो। देखो -3.40 में से -13.6 को निकालो तो 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ ग्राउंड स्टेट में से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी n इक्वल टू 2 एनर्जी लेवल में आना है तो इतनी एनर्जी चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट। फॉर n इज इक्वल टू 2, E2 is equal to -3.40 electrovolt. That means energy is required to excite an electron to its first excited state. यहां पर उसको exit करना है तो is an energy equal to E2 minus E1. ये E2 ये E1 है, E2 minus E1 करना है, लिखना है तो लिख सकते हो आप, आपको लिखना है तो ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है, ये E4 है। ओके, सिमिलरली E3 के लिए क्या है, -1.51, तो यहाँ E3 माइनस E1 करना है। ये E3 में से ये E1 को माइनस करना है, तो करोगे यहाँ पर -1.51 माइनस -13.6 करोगे तो 12.09 इलेक्ट्रोवोल्ट आएगा। यानी उस इतनी एनर्जी उसको, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट में से डायरेक्ट सेकंड एनर्जी लेवल में यानी n इज इक्वल टू 3 में जाना है तो इतनी एनर्जी 12.09 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी चाहिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद लास्ट वाली थियरी है, एक्सप्लेन द लिमिटेशंस फॉर बोहर एटॉमिक मॉडल। यहाँ बोहर एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशंस लिखनी है, तो यहाँ टोटल 4 लिमिटेशंस है। पहली वाली, बोहर मॉडल इज एप्लीकेबल टू हाइड्रोजेनिक एटॉम। हाइड्रोजन एटॉम यानी जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, उसी को एप्लीकेबल होता है। 1 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें, यानी और किसी के एटॉम में वो अप्लाई नहीं होता है। देखो, इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड इवन टू एटॉम लाइक हीलियम विच कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन। देखो हीलियम में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें भी वो अप्लाई नहीं होता है, यानी ओनली हाइड्रोजन के लिए ही वो एप्लीकेबल है। दूसरी लिमिट,
while the Bohr's model correctly predicts frequencies of light। अब देखो बोर मॉडल है वो लाइट की करेक्ट फ्रीक्वेंसी प्रेडिक्ट करता है एमिटेड बाय हाइड्रोजेनिक एटम्स। ओके, वो हाइड्रोजेनिक एटम से जो लाइट एमिट करता है उसकी फ्रीक्वेंसी वो करेक्टली प्रेडिक्ट कर सकता है। तो उसकी लिमिटेशंस क्या है? फ्रीक्वेंसी वो प्रेडिक्ट कर पाता है लेकिन उसकी जो इंटेंसिटीज है वो डिसाइड नहीं कर सकता। देखो, द मॉडल इज अनेबल टू एक्सप्लेन रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ स्पेक्ट्रम। उसी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग उसकी इंटेंसिटी क्या होगी वो ये डिसाइड नहीं कर सकता है। फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर सकता है लेकिन इंटेंसिटी डिसाइड नहीं कर सकता है। क्या यहां पर ये दो आपको ध्यान में रखना है। फ्रीक्वेंसी वो डिसाइड कर सकता है, इंटेंसिटी रिलेटिव इंटेंसिटी उसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग जो इंटेंसिटी है वो डिसाइड नहीं कर पा सकता। तीसरी, बोर मॉडल कैन नॉट बी अप्लाइड टू कॉम्प्लेक्स एटम। जो कॉम्प्लेक्स एटम होते हैं, ओके, मिक्स एटम, उसमें वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं। और लास्ट वाली, ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन नीड नॉट बी सर्कुलर। ऐसा नहीं है कि वो सर्कुलर ही होनी चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन घूमता है वो सर्कुलर ही ऑर्बिट होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। इट कैन बी इलिप्टिकल, अदरवाइज ओवल शेप ऑल्सो। वो इलिप्टिकल शेप की भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमारी सब थियरी कंप्लीट हुई। मैंने पहले भी बोला, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको लाइक और कमेंट दोनों जरूर 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 करना है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जांपल्स लेंगे। ओके, चलो फिर मिलते हैं। टाटा बाय, सी यू।